दोस्तों, वीएस क्लासेस फॉर यू में स्वागत है आपका। आज आपके लिए फिर से आपकी डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेके आ गया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि किस भारतीय मूल की छात्रा को दुनिया की सबसे मेधावी छात्रा की उपाधि दी गई। तो ये दी गई है भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा नताशा पेरी को। भारतीय अमेरिकी स्कूली छात्रा नताशा पेरी, जो कि 11 वर्ष की आयु की है, उनको 84 देशों के 19,000 छात्रों के उच्च ग्रेड स्तर के जो परीक्षण के परिणामों के आधार पर दुनिया की सबसे में जो प्रतिभाशाली और मेधावी छात्र हैं, उनकी सूची में उनको नामित किया गया है। तो उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है नताशा पेरी। नताशा पेरी। उम्र कितनी है? तो उम्र है इनकी 11 वर्ष। भारतीय छात्रा अमेरिकी छात्राएं भारतीय मूल की। और इनका जो जॉन हॉपकिंस चेटीवाई ने एक अपने बयान में कहा है कि थेल्मा एल सेंडमिर एलिमेंट्री स्कूल की छात्रा नताशा पेरी को एसएटी एक्ट के तहत असाधारण प्रदर्शन के लिए उनको ये सम्मानित किया गया है। तो कौन बनी है ऐसी छात्रा? तो ये है नताशा पेरी, जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा है। चलिए नेक्स्ट है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने 3 अगस्त को दिल्ली 2047 प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। कौन सा प्लेटफॉर्म? दिल्ली 2047। ये क्या है 2047 प्लेटफॉर्म? तो ये इसका मकसद है कि स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक दिल्ली का विभिन्न क्षेत्रों में विकास करने के लिए उद्योगों और विभिन्न संगठनों की साझेदारी बढ़ाने का एक मंच तैयार करना है। मतलब केजरीवाल का इसमें लक्ष्य है कि जो दिल्ली जो है वो 2047 तक, जब जो आजादी का 100वां वर्ष होगा, उस समय तक पूर्ण क्या विकसित हो जाए। तो ये कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है दिल्ली @247। कब लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है 3 अगस्त को। 3 अगस्त 2021 को लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट है कि 100% कोविड टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बना। तो 100% कोविड टीकाकरण करने वाला जो देश का पहला शहर बना है, वो मंदिरों के शहर के नाम से प्रसिद्ध भुवनेश्वर शहर बना। कौन सा शहर? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी। इसको और क्या कहा जाता है? तो इसको और कहा जाता है मंदिरों का शहर। मंदिरों का शहर भुवनेश्वर कहाँ पे है? ये उड़ीसा की राजधानी है। और ये देश का ऐसा पहला शहर बन गया है जहां पर कोविड टीकाकरण का उसका 100% वहां पर कर दिया गया है। और साथ ही 1 लाख जो प्रवासी लोग हैं, उनको भी कोविड की पहली डोज दे दी गई है। और 18 वर्ष से जो ऊपर की आयु के 9 लाख और 7,000 की जो आबादी है, उनको जो कोविड टीकाकरण की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। और इसका जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, वो लक्ष्य निर्धारित किया गया था 31 जुलाई को। 31 जुलाई तक का लक्ष्य निर्धारित था। और इस तारीख तक ये जो कोविड की दोनों डोज हैं, ये 18 वर्ष से ऊपर की आबादी को पूरी को लग चुकी हैं। तो ऐसा कौन सा शहर बन गया है? तो ये है भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी। चलिए नेक्स्ट है कि यूजीसी ने कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी की श्रेणी में डाला है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो इन्होंने जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने 2 अगस्त को ये जानकारी दी कि यूजीसी ने 24 संस्थानों को फर्जी की श्रेणी में डाला है। कितने संस्थानों को? तो ये है 24 संस्थानों को फर्जी की श्रेणी में डाला है। और अभी 2 और संस्थानों पर कार्रवाई चल रही है, लेकिन उन पर नियमों का उल्लंघन का आरोप है। लेकिन उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो अभी कोर्ट में विचाराधीन है। तो ऐसे कितने यूनिवर्सिटी हैं जो फेक बताई है यूजीसी ने? तो ये है 24। और अभी 2 पर कोर्ट केस है। अभी उनके बारे में फैसला नहीं आया है, उनका केस है जो कोर्ट में विचाराधीन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किस कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार द्वारा पोकर और रमी जैसे ऑनलाइन गेम्स पर लगे प्रतिबंध को रद्द किया। तो ये किया है मद्रास उच्च न्यायालय ने। किसने? मद्रास हाई कोर्ट ने। किसने किया है ये? मद्रास हाई कोर्ट ने। मद्रास हाई कोर्ट ने पोकर और रमी जैसे जो ऑनलाइन गेम है, जिन पर दांव लगते हैं, इन गेमों को जो रद्द करने का जो तमिलनाडु सरकार का फैसला था, उसको रद्द कर दिया है। ये जो तमिलनाडु सरकार ने जो तमिलनाडु गेमिंग और पुलिस कानून संशोधन अधिनियम 2021 बनाया था, उसको जो ये मद्रास हाईकोर्ट है, इसको इन्होंने रद्द कर दिया। और अब वहां पर ये गेम खेलने पर कोई किसी प्रकार का कोई पाबंद नहीं है। तो किसने लगाया था? तमिलनाडु सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया था। और किसने हटाया है ये? तो ये हटाया है मद्रास हाईकोर्ट ने। किसने? मद्रास हाईकोर्ट ने। चलिए नेक्स्ट उसमें स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन से और देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि कहां पर कुरियन सुरंग का एक छोर खोला गया, कुरियन सुरंग का, तो ये खोला गया केरल में। केरल के त्रिशूर पलक्कड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुरियन में जो 2 सुरंग बनाई गई उनमें से एक को शनिवार 31 जुलाई को आवाजाही के लिए खोल दिया गया। तो कहां पर है ये, तो ये खोला गया है केरल में। कहां पर खोला गया है, केरल में। केरल में पलक्कड़ और त्रिशूर जो हाईवे है वहां पर, त्रिशूर पलक्कड़ हाईवे पर, त्रिशूर पलक्कड़ राष्ट्रीय राजमार्ग, इनमें से जो 2 टनल बनाई थी उनमें से एक टनल को खोल दिया गया है। कब खोला गया है, तो ये खोला गया है 31 जुलाई को। कब, 31 जुलाई को। इसका उद्घाटन, वैसे ऑफिशियली इसका उद्घाटन 1 अगस्त को होना था, लेकिन इसको एक दिन पहले 31 जुलाई को आवाजाही के लिए खोल दिया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसको खोलने की घोषणा की है। और यह राज्य का पहला सड़क टनल है जिससे तमिलनाडु और कर्नाटक से कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगा। और इस टनल की जो लंबाई वो कितनी है, वो है 1.6 किलोमीटर। कितनी है, 1.6 किलोमीटर लंबा। कितनी है, 1.6 किलोमीटर लंबी टनल है। कितनी, 1.6 किलोमीटर। और ये पीची वजानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के माध्यम से ये इसको डिजाइन किया गया। किसके, पीची वजानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के माध्यम से इसको डिजाइन किया गया है। पीची वजानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के माध्यम से इसको डिजाइन किया गया है। तो कहां पर है ये, तो ये है केरल में। कहां पर कुरियन सुरंग का एक छोर खोला गया, तो ये खोला गया केरल में। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने लेखा महानियंत्रक का पदभार ग्रहण किया है, तो ये किया है दीपक दास ने। दीपक दास ने 1 अगस्त 2021 को लेखा महानियंत्रक, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। किन्होंने, दीपक दास ने। इसका ये है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का, सीजीए बने हैं ये। क्या बने हैं ये, सीजीए बने हैं ये। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, सीएजी नहीं, सीजीए बने हैं ये। 1986 बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा अधिकारी दीपक दास सीजीए का पद संभालने वाले ये 25वें अधिकारी। कौन से अधिकारी हैं ये, तो ये कौन से बने हैं, 25वें सीजीए बने हैं। कौन से सीजीए हैं ये, 25वें सीजीए बने हैं। और अगर ये इसको सीजी और सीएजी में कंफ्यूज नहीं होना, सीएजी होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि है जीसी मुर्मू, जिन्होंने 8 अगस्त 2020 को पदभार ग्रहण किया था। तो अगर सीएजी की बात करूं तो सीएजी कौन है, तो ये है जीसी मुर्मू। कौन है, जीसी मुर्मू। कब इन्होंने पदभार ग्रहण किया था, तो ये था 8 अगस्त 2020 को। कब गया था, 8 अगस्त 2020 को। कौन है, जीसी मुर्मू, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग कौन है, तो ये है सीएजी। कौन है, हमारे जीसी मुर्मू। और ये कौन से हैं, तो ये है 14th, कौन से हैं, 14वें जो ये कैग है हमारे। कौन है, जीसी मुर्मू 14वें कैग। और ये 25वें जो सीजीए बने हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये बने दीपक दास, कौन से, 25वें। चलिए नेक्स्ट है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिन्होंने कोविशील्ड बनाई है, उसके संस्थापक को कौन सा पुरस्कार के लिए नामित किया गया, तो इनको नामित किया गया है लोकमान्य तिलक पुरस्कार। लोकमान्य तिलक पुरस्कार के लिए जो प्रतिष्ठित राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार है उसके लिए इनको नामित किया गया है। और सीरम इंस्टीट्यूट ने जो कोविशील्ड बनाई है उससे देश के लोगों की, बहुत से लोगों की जान भी बचाई है। तो किनको कौन सा अवार्ड मिला है इनको, तो ये है राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार। अभी ये नामित किए गए, अभी ये पुरस्कार मिला नहीं है। तो साइरस पूनावाला को किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, तो ये है राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार। किस लिए, क्योंकि इन्होंने कोरोना महामारी के दौरान बहुत ही उनके जो काम किया था उनके लिए इसको प्रतिष्ठित अवार्ड दिया जाएगा। और इन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कौन सी वैक्सीन बनाई, तो इन्होंने बनाई थी कौन सी, कोविशील्ड। कौन सी वैक्सीन इनकी, तो ये है कोविशील्ड, जो कि काफी सस्ते दामों पर इन्होंने देश के लोगों को मुहैया कराई है। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने, तो भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं SN घोरमोडे। कौन बने हैं, तो ये है SN
घोरमडे कौन बने हैं? एस.एन. घोरमडे कौन बने? भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमडे को 31 जुलाई को इन्होंने वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार के स्थान पर नौसेना के नए उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। कब किया इन्होंने? तो इन्होंने किया है 31 जुलाई 2021 को। कब ग्रहण किया है? 31 जुलाई 2021 को। पुराने कौन थे? तो पुराने थे जी अशोक कुमार। पुराने वाइस एडमिरल कौन थे? वाइस एडमिरल तो वो थे जी अशोक कुमार। कौन थे? जी अशोक कुमार। उनके रिटायरमेंट हुई 31 जुलाई को। उसके बाद इन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। और ये मतलब 1 जुलाई 1984 को इन्होंने इंडियन नेवी को ज्वाइन किया था। कब ज्वाइन किया था इन्होंने? 1 जनवरी 1984 को इंडियन नेवी को इन्होंने ज्वाइन किया था, भारतीय नौसेना को ज्वाइन किया था। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं कि अगस्त के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो अगस्त महीने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र का जो सुरक्षा परिषद है उसका अध्यक्ष चुना गया है भारत को। किसको? भारत को। किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है भारत को। भारत अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा। भारत राष्ट्र आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए लड़ाई के तीनों प्रमुख क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा। और 1 जनवरी 2021 को सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कार्यकाल शुरू हुआ था। कब? 1 जनवरी 2021 को। 1 जनवरी 2021 को जो कि किसका कार्यकाल शुरू हुआ था? भारत का अस्थायी सदस्य के रूप में। कितने साल का कार्यकाल है? तो ये कार्यकाल है 2 साल का। 2 साल का। भारत 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना। कौन सा सदस्य बना है? अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य। और अब क्या है? अब भारत अगस्त 2021 के महीने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा। इनको अध्यक्ष चुना गया भारत देश को। चलिए नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस डिजिटल पेमेंट मोड को लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अगस्त सोमवार को इलेक्ट्रॉनिक वाउचर पर आधारित एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम ई रूपी को लॉन्च किया है। किसको लॉन्च किया है? ये है ई रूपी। ई रूपी क्या है? ये डिजिटल पेमेंट मोड है। इसको इन्होंने लॉन्च किया है। यह देश की अपनी पहली डिजिटल करेंसी है। जो क्या है? ये देश की यह है पहली डिजिटल करेंसी। देश की पहली डिजिटल करेंसी है ये। इसको लॉन्च किया है अभी प्रधानमंत्री मोदी ने। और ये एक कैशलेस और डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जो SMS स्ट्रिंग या फिर QR कोड के रूप में बेनिफिशियरी जो भी उनको प्राप्त होगा। और यह एक तरह से गिफ्ट वाउचर के रूप में होगा जिसे बिना किसी क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड या फिर मोबाइल ऐप या फिर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से इनके एक्सेप्टिंग जो सेंटर है वहां पर इसको रिडीम किया जा सकता है। जहां पर इनको लिया जाता है वहां पर इनको रिडीम किया जा सकता है। तो कौन सा है ये? तो ये है ई रूपी। कौन सी? ये भारत की पहली डिजिटल करेंसी। कब लॉन्च की है ये? तो ये लॉन्च हुई है 2 अगस्त को। 2 अगस्त को किसने लॉन्च की है? तो लॉन्च की प्रधानमंत्री मोदी ने। कौन सी है? ई रूपी, भारत की पहली डिजिटल करेंसी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? भारतीय जो ये टेनिस स्टार है, भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने 1 अगस्त को चीन की ही विंग जियाओ को हराकर कांस्य पदक जीता। कौन सा है? कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है कांस्य पदक। कब? 1 अगस्त को। 1 अगस्त 2021 को। किसको हराकर? तो ये हराया था चीन की ही विंग जियाओ को। किनको? ही विंग जियाओ को। ही विंग जियाओ। चीन की खिलाड़ी ही विंग जियाओ को हराकर इन्होंने कांस्य पदक जीता। और इस प्रकार इन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में 2 इनके मेडल हो गए हैं। इससे पहले ये जो हुआ था ये सुशील कुमार ने 2008 और 2012 के ओलंपिक में 2 सिल्वर मेडल जीते थे। और अभी इन्होंने पीवी सिंधु ने लगातार 2 ओलंपिक में 2 मेडल जीत लिए हैं। तो चलिए, और ये भारत की पहली ऐसी महिला एथलीट है। कौन सी महिला है? ये पहली महिला एथलीट लगातार जिन्होंने लगातार 2 मेडल जीते हैं।
ओलंपिक खेलों में लगातार 2 मेडल जीतने वाली ये भारत की पहली महिला एथलीट बन गई है। कौन? पीवी सिंधु। इससे पहले 2 जो एथलीट हैं जिन्होंने 2 मेडल जीते वो कौन थे? वो थे सुशील कुमार, जिन्होंने 2008 और 2012 के ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था कुश्ती में। चलिए नेक्स्ट है कि एक ओलंपिक में 7 पदक जीतने वाली पहली महिला तैराक कौन बनी? तो ये बनी है ऑस्ट्रेलिया की तैराक एम्मा मैककॉन। कौन? एम्मा मैककॉन। एम्मा मैककॉन, इन्होंने एक ओलंपिक में कितने पदक जीते हैं? 7 पदक, जिनमें 4 स्वर्ण पदक हैं। इन्होंने 7 पदक जीते हैं, जिनमें 4 स्वर्ण पदक हैं, और ये ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला तैराक बन गई हैं। इसके अलावा वैसे ही अगर देखा जाए तो दूसरी ऐसी एथलीट हैं जिन्होंने ओलंपिक में एक ही ओलंपिक में 7 पदक जीते हैं। इससे पहले करिश्मा करने वाली जो है वो 1952 में रूस की जिम्नास्ट मारिया गोरोखवास्काया ने ये एक ही ओलंपिक में 7 पदक जीते थे। कौन थी इससे पहले? तो वो थी रूस की जिम्नास्ट। इन्होंने 1952 में क्या थे? जो 7 पदक जीते थे। नाम क्या था उनका? तो उनका नाम था मारिया गोरोखवास्काया। मारिया गोरोखवास्काया। इन्होंने एक ही ओलंपिक में 7 पदक जीते थे। और अगर पुरुषों की बात करूं तो इससे पहले 3 पुरुष हैं जिन्होंने तैराकी में ही 7 पदक जीते थे। उनके नाम है माइकल फेलिप्स, मार्क स्विफ्ट और मैट बियोंडी। इन्होंने एक ही ओलंपिक में 7 पदक जीते थे तैराकी में। चलिए नेक्स्ट है कि G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसने की? तो G20 जो संस्कृति मंत्री हैं, इनकी बैठक की मेजबानी की है इटली ने। कि इन्होंने इटली ने 29 और 30 जुलाई को ये हुई थी। 29 और 30 जुलाई को बैठक ये हुई थी और किसने इनकी मेजबानी की है? तो मेजबानी की है इटली ने। 29 और 30 जुलाई को ये पहली बैठक हुई थी। किनकी? G20 के जो संस्कृति मंत्री हैं उनकी ये पहली बैठक हुई थी, और इसकी मेजबानी की है किसने? इटली ने। और भारत की तरफ से जो 30 जुलाई को संस्कृति मंत्री, जो हमारी संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, उन्होंने भारत की ओर से इस बैठक को संबोधित किया। कब किया? 30 जुलाई को संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने जो ये G20 जो ये संस्कृति मंत्री की बैठक थी इसको संबोधित किया भारत की तरफ से। तो 29-30 जुलाई को कहाँ पर हुई है ये बैठक? ये हुई इटली में, और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 30 जुलाई को भारत की तरफ से इस बैठक को संबोधित किया है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में कुछ नेक्स्ट वन लाइनर्स और देख लेते हैं। चलिए ये अगले कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगला है कि सिक्किम में किन 2 देशों ने हॉटलाइन स्थापित की? तो उत्तरी सिक्किम में भारतीय सेना और पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हॉटलाइन की स्थापना की। कहां पर? भारत और चीन ने। किन 2 देशों ने? भारत और चीन ने। भारत ने उत्तरी सिक्किम में, कहां पर? उत्तरी सिक्किम में, और चीन ने जो वहां पर जो तिब्बत का एरिया है जहाँ पर चीनी स्वायत्ता है वहां पर उन्होंने अपना ये हॉटलाइन की स्थापना की। किसके लिए? कि भाई आगे के जो झगड़े हैं वो थोड़े कम हो। तो ये है भारत ने कहां पर किया है? तो ये है कोंगराला में। भारत का जो कहां पर है? तो भारत की तरफ से है, ये है भारत की तरफ से कोंगराला में, सिक्किम के कोंगराला में। और चीन की तरफ से कहां पर है? जो चीन की तरफ से है ये है खवा दजोंग में। कहां पर है? खवा दजोंग में ये हॉटलाइन स्थापित किए गए हैं। सिक्किम में किन 2 देशों ने हॉटलाइन स्थापित की? तो ये है भारत और चीन। चलिए नेक्स्ट है कि पुणे मेट्रो के लिए सबसे हल्की मेट्रो कहां से भेजी गई? तो पुणे मेट्रो के लिए सबसे हल्की मेट्रो भेजी गई है इटली से। कहां से? इटली से। कहां से? इटली से। टोटल 34 ट्रेनें भेजी जाएंगी, और उनमें प्रत्येक में 3 कोच होंगे, और सभी कोच 1 सितंबर 2021 को पुणे में पहुंचेंगे। कितने कोच होंगे इन ट्रेनों में? 3 कोच होंगे। कब तक आएंगे? तो ये आएंगे सितंबर 2021 तक। कब तक आएंगे? सितंबर 2021 तक आएंगे। कब तक आएंगे? सितंबर 2021 तक। चलिए नेक्स्ट है कि किस देश ने 3 से 17 वर्ष के बच्चों को कोविड वैक्सीन लगाने की घोषणा की? तो ये घोषणा की यूएई ने। यूएई ने
जो बच्चे हैं उनको 3 से 17 साल के बच्चे को उनको चीन के सिनोफार्म के कोविड-19 को वैक्सीन का जो प्रोग्राम है वो वे स्टार्ट करेंगे। तो कौन सा देश ऐसा, तो ये है यूएई ने स्टार्ट किया। कौन सी वैक्सीन लगेगी, तो चीन की सिनोफार्म, कौन सी, चीन की सिनोफार्म कोविड वैक्सीन, ये एक वैक्सीन लगाने का यूएई ने फैसला किया है कि किनको, 3 से 17 साल के बच्चों को। फिर नेक्स्ट है कि गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में किस संस्था का शिलान्यास किया, तो गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस का शिलान्यास किया है। कौन सी का, उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंसेज, इसका उन्होंने शिलान्यास किया। चलिए नेक्स्ट है कि म्यांमार की सेना ने हाल ही में कितने वर्ष के लिए आपातकाल बढ़ाया है, तो म्यांमार की सेना ने जो वहां की सरकार से सत्ता हथियाने के बाद उन्होंने अभी 2 साल के लिए ये आपातकाल बढ़ा दिया। कितने साल के लिए, तो ये बढ़ाया है 2 साल के लिए, 2 साल के लिए और आपातकाल बढ़ा दिया है। और म्यांमार की सैन्य सरकार ने खुद को वहां की कार्यवाहक सरकार भी घोषित कर दिया है और मिंग आंग हलिंग को प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है। किसको, मिंग आंग हलिंग प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने नामित कर दिया है, और जो वहां की सैन्य जो सरकार है उसको वहां की कार्यवाहक सरकार का दर्जा उन्होंने दे दिया है। और आपको पता होगा फरवरी 2021 में जो वहां की जो सेना है उन्होंने चुनी सरकार से सत्ता छीन ली थी। कब छीनी थी, फरवरी 2021 में। कब, फरवरी 2021 में जो वहां की सेना थी तो उन्होंने चुनी सरकार से सत्ता हथिया ली थी। तो म्यांमार की सेना ने कितने वर्ष के लिए आपातकाल बढ़ाया है, तो अभी बढ़ाया 2 साल के लिए। और मिंग आंग हलिंग वहां के अभी उन्होंने अपने आप को प्रधानमंत्री नामित किया है। और जो वहां की कार्यवाहक सरकार कौन है, तो सैन्य सरकार वहां की कार्यवाहक सरकार है। चलिए एक बार देख लेते हैं सिक्किम में किन 2 देशों ने हॉटलाइन स्थापित की, तो ये कि भारत और चीन ने। पुणे की सबसे हल्की मेट्रो कहाँ से आएगी, तो यह आएगी इटली से। 34 ट्रेनें जिनमें 3 कोच होंगे सितंबर 2021 तक। किस देश ने 3 से 17 वर्ष के बच्चों को कोविड वैक्सीन लगाने की घोषणा की, तो ये घोषणा की यूएई ने। चीन की सिनोफार्म वैक्सीन लगेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में किस संस्था का शिलान्यास किया, तो ये क्या है, उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का। म्यांमार की सेना ने हाल ही में कितने वर्ष के लिए आपातकाल बढ़ाया, तो ये बढ़ाया 2 साल के लिए। तो चलिए आज क्वेश्चन ये भी कंप्लीट होते हैं। कल आपके लिए फिर से कुछ नए क्वेश्चन लेके आऊंगा। तब तक जुड़े रहिए क्लासेस फॉर यू से। थैंक यू।